नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग विज्ञान विषय में भौतिकी पढ़ रहे हैं और आज उसकी ये 10वीं कक्षा होगी। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे साउंड या ध्वनि। ध्वनि तरंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, कहां कहां वो गमन कर सकती है, किस में सबसे तेज चलती है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, किस में सबसे तेज चल सकती है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे, है ना। और ध्वनि तरंग कैसी होती है, लास्ट वाले हमने लेक्चर में हमने वेव्स को पढ़ा है कि वेव क्या है, किस तरीके से हैं। चलिए तो देखते हैं आज का चैप्टर ध्वनि। ठीक है, ध्वनि को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला सवाल है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ध्वनि तरंग होती क्या है। ध्वनि तरंग कल मैंने आपको बताया था, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। दो, मतलब एक यांत्रिक तरंग होती है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। दो प्रकार की तरंग होती हैं। तो इन तरंगों में क्या है कि जो यांत्रिक तरंग है, कल भी मैंने आपको बताया था, जो यांत्रिक तरंग है उसको चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की जरूरत होती है। मतलब या तो वो ठोस में चल सकती है, या वो द्रव में चल सकती है, या वो गैस में चल सकती है। इसी प्रकार से जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। उसको वो निर्वात में भी चल सकती है। जबकि अब जो ध्वनि तरंग है ना, ध्वनि जो तरंग है, ध्वनि की जो वेव है, वो कैसी वेव है, वो मेरी एक तरह से यांत्रिक तरंग है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ध्वनि को चलने के लिए क्या जरूरी है, ध्वनि को चलने के लिए आपका माध्यम जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, द्रव में उसके बाद कम होती है और गैस में और कम होती है। तो ध्वनि जो सबसे तेज चल सकती है, आपसे पूछा जाएगा तो लोहा या इस्पात दिया रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा ध्वनि तेज चल सकती है, ठोस में ज्यादा तेज चलती है। अब ये प्रश्न शायद मिसटाइप है, यहां पूरा लिखा जाएगा। ये हमको माध्यम दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये हमको माध्यम दिए गए हैं और पूछा है कि ध्वनि की चाल को इनमें कैसे रखना है, आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखना है। तो ध्वनि की चाल इनमें सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे ज्यादा होगी इस्पात में, है ना। सबसे ज्यादा होगी इस्पात में। उसके बाद किस में होगी, उसके बाद नंबर 2 पे होगी जल में, और नंबर 3 पे किस में होगी, नंबर 3 पे होगी आपकी नाइट्रोजन में। ठीक है, नंबर 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा 2, 1 और फिर 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3। नहीं, लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है आरोही क्रम पूछ रहा है। इसको भी हमें याद रखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, आरोही क्रम का मतलब हो गया कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा किस में होगी, इस्पात में होगी सबसे ज्यादा। तो 2 देखो लास्ट में किस किस के है, यानी ये खत्म, ये खत्म। और सबसे क्या कहते हैं, सबसे कम किस में होगी, तो नाइट्रोजन में होगी। तो मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 पे खत्म होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पहले का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। यह सवाल न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है, लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, जैसे प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में माना जाता है, उसी प्रकार ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में माना जाता है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा माना जाता है इस्पात में। आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो ध्वनि चलेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंग क्या है, एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए क्या आवश्यक होता है, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए आवश्यक होता है मीडियम, माध्यम, यानी ठोस माध्यम हो, द्रव हो या गैस हो उसमें। ठीक है, चलेगी वायु में भी, चलेगी जल में भी, लेकिन सबसे तेज किस में चलेगी, ध्वनि की तरंग इस्पात में चलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि का वायु में वेग होता है अनुमानतः। तो वायु में जो ध्वनि की स्पीड होती है ना, वो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो वायु में ध्वनि की जो चाल है आपकी, वायु में ध्वनि की चाल जो है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, सी। वायु में ध्वनि की चाल को आप याद रखेंगे, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, फिर वही रिपीटेड सवाल, सेम सवाल। तो किसमें, अब देखो यहां इस्पात नहीं दिया है, यहां वायु दी है। मतलब क्या हो गया, गैस हो गया, ये द्रव हो गया, ये ठोस हो गया, ये निर्वात हो गया। तो निर्वात में तो चलेगी ना, है ना। सबसे ज्यादा चाल किस में होगी, इसमें होगी, फिर इसमें होगी, और फिर इसमें सबसे कम होगी। तो पूछ रहा है अधिकतम किस में होगा, धातु में होगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गतियां हैं, दी है ध्वनि की गतियां। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, तो ध्वनि की गति है। तो
अब देखो सबसे ज्यादा हमारी किस में होनी चाहिए, स्टील में, इस्पात में, मतलब VS सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो साइन होता है ना, मान लो ये लिखा हुआ है A और B, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, इधर जैसे नुकीला, मतलब इधर का मुंह बंद है ना, तो ये होता है कि A छोटा है B से, या मैं कह दूं B बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा है। तो इसमें मुंह खुला हुआ किसकी तरफ होना चाहिए, BS की तरफ। तो देखो ये गलत हो गया अपने आप, VS, यानी VS बड़ा है VW से, मतलब वाटर में, और VW बड़ा है किससे, VA से, एयर में, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर जिस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, ठीक है, ध्वनि चैप्टर में लगभग 50 प्रश्न थे, तो मैंने उसी चैप्टर को सम्मिलित किया है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में फिर वही 70, 70, 80, 80 सवाल हैं, तो ये आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30-35 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर जिस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम रहेगी, गति की बात कर रहा है, किसमें अधिकतम रहेगी, तो हम बार बार जान रहे हैं कि लोहा या इस्पात में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। लोहा या इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहा है ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। भाई साहब पहला तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि ध्वनि की तरंग एक यांत्रिक तरंग है ना, एक मैकेनिकल वेव है, और आपको याद रखना है ये बात कि यांत्रिक तरंगें सिर्फ और सिर्फ किस में चलती हैं, तो यांत्रिक तरंग सिर्फ और सिर्फ किसी मीडियम में ही चलेंगी, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, नहीं, ध्वनि की तरंग तो हवा में भी मतलब जैसे मैं यहां से बोलूं कुछ, तो मेरे दूर कुछ अगर कोई बैठा है तो उसको वो चीज सुनाई दे जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ध्वनि की तरंग हवा में भी चली, तो मतलब गैस में भी चलती है, तो केवल ठोस गलत होगा। केवल गैसों में चलती है, ये भी गलत। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, यहां तक कि द्रव में भी चल सकती हैं। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मोस्ट सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, फिर वही बात कि ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा तेज कहां चल सकती हैं, तो बार बार देख रहे हो कितनी बार सवाल आ चुका है। अब अगर आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, सबसे तेज किस में चलेंगी, ठोस द्रव गैस में से, और आपसे क्रम लगाने को पूछ ले तो सबसे ज्यादा तेज चलेंगी ठोस में, फिर चलेगी द्रव में, फिर चलेगी गैस में, और निर्वात में ध्वनि की तरंग नहीं चल सकती है, अर्थात जहां वायुमंडल नहीं होगा। इसी का कारण क्या है, इसी का कारण है कि जैसे चंद्रमा पर क्या है, दो लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, निर्वात है, कोई माध्यम ही नहीं है। जब कोई माध्यम ही नहीं है तो मैं बोलूंगा मतलब ध्वनि हुई, तो ध्वनि क्या होगी, चल ही नहीं पाएगी, तो मतलब क्या होगा, सामने अगर कोई व्यक्ति है तो वो मेरी बात नहीं सुन पाएगा। 8th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, किसमें आर पार नहीं जा सकती है, तो वही सवाल है, जहां मीडियम नहीं होगा या निर्वात होगा, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो 9th का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि सबसे तेज अगर पूछता तो मैक्सिमम स्पीड किस में हो सकती थी, लोहे में हो सकती थी, ठीक है, उसके बाद पानी में होती, फिर वायु में होती, ठीक है। तो आपको ये क्रम भी पता होना चाहिए। फिर वही सवाल है क्या कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती हैं, निर्वात में नहीं चल सकती हैं, है ना, ठोस में चलेंगी, ठोस में सबसे तेज चलेंगी, फिर द्रव में चलेंगी, फिर गैस में चलेंगी। तो सेम आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये सर बड़े सरल सरल सवाल हैं, आजकल ऐसे सवाल नहीं आते। हर परीक्षा में 20 से 30% सवाल सिंपल आएंगे, और आप बाबू अगर सिंपल सवाल छोड़ गए ना, आप अगर सिंपल सवाल छोड़ गए तो सिंपल सवाल सब लोग सही करके आ रहे होंगे और आपका गलत होगा। तो इसलिए मतलब किसी को भी कमजोर नहीं समझना कि अरे इस सवाल की क्या वैल्यू है, तो हम हल्के में कर देंगे, ऐसे नहीं समझना है, ठीक है, करते चलना है। चलो, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को, ये क्या चक्कर है। आप जब पिक्चर हॉल में मूवी देखने कभी गए होंगे, मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा होगा जिसने हॉल में एक भी मूवी ना देखी हो, ठीक है, संभवतः सब नहीं देखी होगी। तो हॉल में, पिक्चर हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो कभी उसकी जो साइड वाली दीवार है ना, उन पे हाथ लगा के देखना, मतलब उनको देखना कि वो कैसी हैं। तो आप देखोगे कि उन पे गद्देदार दीवारें होती है, वो गद्देदार मतलब साउंड एब्जॉर्बिंग होती हैं। या जैसे हम लोगों के जो स्टूडियो हैं जहां से हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम दीवारों पे साउंड प्रूफिंग वो लगाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि हमारी आवाज का क्या हो,
आवाज टकरा के वापस ना आए, इको ना उत्पन्न हो। तो इको ना उत्पन्न हो इसलिए क्योंकि वो भी बिल्कुल बंद है, जो आपका पिक्चर हॉल है वो भी बिल्कुल बंद है, तो ध्वनि तरंग टकरा के वापस ना हो, इसलिए उनकी दीवारों को ऐसा बनाया जाता है कि वो क्या करे, ध्वनि तरंग को अपने में अवशोषित कर ले। ठीक है, तो म्यूजिक कंसर्ट कह लो, सिनेमा हॉल कह लो, एक ही बात है कि हॉल की दीवारों को कैसे बनाया जाता है, ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित कर देगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, ध्वनि का अवशोषण कर लेना चाहिए। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 11वें का हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं और मुझे अपनी आवाज इको सुनाई दे, है ना, इको सुनाई दे या प्रतिध्वनि उसकी सुनाई दे, रिपीटेशन सुनाई दे, तो उसके लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो वो है मेरी 16.5 मीटर। याद रखना ये मीटर में है, फिट में नहीं है। अब देखो कंफ्यूजन के लिए यहाँ 16.5 फीट भी दे रखा है, कहीं आपको 17 भी मिलेगा। तो 16.5 मीटर क्या है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस मेरी होनी चाहिए। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट दिखाई दे सके। अब इसमें देखो एग्जैक्ट 16.5 है, लेकिन अब इसमें 16.5 है ही नहीं। अरे सर सवाल ही गलत आया, हम क्या आंसर लगाते, ऐसा नहीं करना है ना। उसके निकटतम हमें देखना है कि उसके निकटतम कौन सा आंसर सही होगा, वो हम अपने क्या करेंगे, वो हम आंसर लगाएंगे। तो इसका निकटतम आंसर क्या सही है, 16.5 के निकटतम क्या होगा, 17 मीटर होगा। ये बात आपको और भी चीजों में ध्यान रखनी है ना, ये चीज आपको और भी सवालों में ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखते हैं, किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, मतलब खासकर यूपी में तो ये क्या कहते हैं वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जैसे ये जो फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। अब इसमें क्या है, देखो किलो हर्ट्ज है, पहले इसको हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा, सेम यूनिट लानी पड़ेगी ना। ये सेंटीमीटर है तो इसे भी मीटर में लेना पड़ेगा, ये किलोमीटर में है इसे भी मीटर में लेना पड़ेगा, और फॉर्मूले यूज करके हम जब आएंगे तो इसका आंसर आएगा 2.14 सेकेंड। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, कैसे है, मुझे नहीं लगता आपको जानना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि हमें माफ करना 1-2 सवाल फिजिक्स से आने हैं, उसके लिए मार फॉर्मूला रटते रहे, मार सब चीज करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। आवाज कहां गायब हो गई, सर की खांसी आ रही थी इसलिए एक घूंट लिक्विड ले लिया। सर कौन सा लिक्विड पी रहे, अबे पानी पीता हूं। ठीक है, चलो खैर 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बाकी भाई इतने सारे लोग देखते रहते हो यार, शेयर वेयर नहीं करते हो तुम लोग वीडियो, है ना, शेयर किया करो। बाकी अब मैं ये सोच रहा हूं कि जो आरओ की परीक्षा में लास्ट जो 4-5 परीक्षा हुई हैं उनमें जैसे चैप्टर वाइज जो सवाल आए हैं, जैसे एक वीडियो पूरी 2-3 घंटे की लेके उसमें सारे हिस्ट्री के सवाल करा दें, है ना, 1-2-3 घंटे की वीडियो पूरा लेके उसमें जो साइंस के सवाल आए हैं वो करा दूं, एक में पॉलिटी करा दूं। तो आप लोग अगर चाह रहे हो इस बात को तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का चाहना बहुत जरूरी है ना। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी लगभग खत्म होने पर है, ये भी 4-5 क्लास और होंगी, मतलब ज्यादा भी 15 के आसपास होंगी, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर नई चीज हम लेंगे। तो वहां तो मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं, ये मैंने सोच लिया है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि सर इंडियन ज्योग्राफी शुरू कीजिए, तो वहां इंडियन ज्योग्राफी, बाकी आप लोग इधर और बताइएगा। और एनसीईआरटी कक्षा वाली जो बात है, तो एनसीईआरटी कक्षा भी मैं सोच रहा हूं कि साथ साथ वीक में आपको 1-2 कक्षा प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, अभी मैंने इस पे फोकस इसलिए ज्यादा कर लिया था क्योंकि परीक्षा नजदीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी। बाकी आप लोग ये जरूर बताइएगा, ये जो मैं सोच रहा हूं कि 2-3 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म करा लें, वो कैसा रहेगा। खैर चलिए, तो किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और उसको, तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, 14 का बी। अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है, तारत्व यानी पिच है, जो किस पर निर्भर करती है। तो जो पिचिंग होती है ना, साउंड की जो पिचिंग होती है, साउंड की पिचिंग किस पे निर्भर करेगी, उसकी आवृत्ति पे निर्भर करेगी। सर आवृत्ति क्या होती है, कल मैंने आपको बताया था, ये तरंग है, ठीक है, ये तरंग है, तो एक श्रृंग और एक गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा, या इसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये जो मेरी श्रृंग या गर्त की हाइट हुई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। और 1 सेकंड में जितनी बार ये तरंग श्रृंगर्त आएगी ना, उसको
उसको बोलते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो ध्वनि की पिच है, तारत्व है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे, है ना। जैसे किसी की आवाज बहुत चोभनी सी लगती है, कान को लगती है, वो क्या पे 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 मतलब बहुत स्पीड में बोलेगा, तो क्या हुई? आवृत्ति उसकी बढ़ गई, है ना। जैसे कोई पैपियाने वाली आवाज हो, हमारे यहाँ कहते हैं उसको पैपियाना, है ना, जबरदस्ती वह में कर रहे हैं, तो उसकी आवाज क्या करती है? हमें खराब सी लगती है। तो क्या होगा? उसकी पिच हाई मतलब गड़बड़ होगी, तो आवृत्ति उसकी होगी। तो जो पिच डिपेंड करती है वो किस पे निर्भर करती है? आपकी आवृत्ति पर, ठीक है। 15 का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो जो मैं बता रहा था कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातचीत नहीं सुन सकते। भाई साहब अगर यहीं मैं कमरे में निर्वात बना दूं ना, है ना, जहां आप खड़े होकर बातचीत कर रहे हो वहीं अगर निर्वात बना दूं तब भी आप बातचीत नहीं कर पाओगे। सर निर्वात बना दोगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हम तो खुद ही टपक लेंगे। बातचीत की तो बात अलग है। खैर चलो, तो चंद्रमा पे भी हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगर चंद्रमा पर वायुमंडल निर्मित हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? वहां भी बातचीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साउंड की जो वेव है, जो ध्वनि की तरंग है, वो वहां गमन ही नहीं कर पा रही है, तो हमारी आवाज आगे तक पहुंच ही नहीं पा रही है। चंद्रमा पर कान काम करना बंद कर देते हैं। देख रहे हो ऑप्शन भी कैसे कैसे है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट से क्या मतलब है? बहुत मंद गति से नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 16 का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। सेम है। उत्पादित आवृत्ति की ध्वनि नहीं, रात में तापमान नहीं, ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं है। चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। ध्वनि को प्रसारित करने के लिए या प्रचारित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चंद्रमा पर क्या है? वहां माध्यम नहीं है, वहां वायुमंडल है। और हम बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बार बार याद रखना चाहिए कि ध्वनि की तरंग एक मैकेनिकल वेव है, एक यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए क्या आवश्यक होता है? यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम आवश्यक होता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। नहीं, गलत है। कम लंबाई की अगर बांसुरी होगी ना, कम लंबाई की बांसुरी से ज्यादा जो होगी, ज्यादा हाई आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होगी। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में ही प्रगामी होती है। ध्वनि तरंग जो होती है ना, वो अनुदैर्ध्य भी हो सकती है और अनुप्रस्थ भी हो सकती है। जैसे आप गिटार वगैरह बजाओ, तो गिटार वगैरह बजाने में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? कल मैंने आपको जीआईएफ के द्वारा बताया था, आपको ध्यान हो, है ना। अगर जैसे तरंग ऐसे चल रही है तो माध्यम के कण इसी में ऐसे करके क्या कर रहे हो? इसी में कंपन कर रहे हो, तो ये तो हो गई अनुदैर्ध्य। और तरंग ऐसे चल रही है और माध्यम के कण ऐसे 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 कंपन कर रहे हैं, तो ये हो गई अनुप्रस्थ। मतलब माध्यम के कण अनुप्रस्थ और लंबवत दोनों को कनेक्ट कर लो, है ना, सेम सेम साउंड है। तो अनुप्रस्थ में माध्यम के कण क्या करते हैं? लंबवत गति करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को गिटार बजाते हुए सुना हो, बीना वगैरह बजाते हुए सुना हो, तो उसमें जो तार होता है ना, वो आप देखना ऐसे ऊपर नीचे मूव करता है, मतलब ऐसे ऐसे मूव करता है। तो वो क्या है? वहां क्या होती है? वहां अनुप्रस्थ तरंग होती है। और वैसे नॉर्मली ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य होती है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं केवल अनुदैर्ध्य होती है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऊपर वाला भी गलत है। मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा सही है पूछ रहा है, तो भाई साहब ना तो एक सही है ना दो सही है, आपके दोनों ऑप्शन गलत हैं। वैसे भी यूपीएससी में अगर एक्सट्रीम वर्ड कहीं भी आपको लिखा मिले, आपको दे दे कि भारत में चाय के बागान केवल असम में है। अब भाई साहब अगर कोई घर में भी खेती कर रहा होगा, मान लो घर में खेती इन द सेंस उसको शौक है, उसने अपने पूरे एरिया को चाय के बागान की तरह बना रखा है, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब एक्सट्रीम वर्ड कोई भी नहीं होता है, केवल होता है ना, केवल वही होता है। तो ये प्राय गलत होते हैं ऐसे स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक और दो दोनों गलत हो गए, 18 के। अगले देखते हैं पराश्रव्य तरंगें। अब ये पराश्रव्य तरंगें क्या हैं? देखो जो ध्वनि का जो हम लोग सुन पाते हैं ना, मतलब जो सुनाई देने योग्य ध्वनि होती है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम है तो उसको बोलते हैं अपश्रव्य, है ना। वो तो भाई साहब सुनाई ही नहीं देगी। 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तो हमें सुनाई ही नहीं देगी। अपश्रव्य, ठीक है। और पराश्रव्य किसको बोलते हैं? जो इस सीमा के पार है ना, 20,000 हर्ट्ज की सीमा के पार है, उसको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। तो आपको अपश्रव्य और पराश्रव्य में क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपश्रव्य मतलब छोटा सा है भाई साहब, और पराश्रव्य मतलब उसके पार है, बड़ा है, ठीक है। तो आ जाओ, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
है ना। ये क्या है, ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, कर देगी, ये कपड़ों से धूल हटाकर साफ कर देती है। ये सब इसके यूजेस हैं। कैसे है, क्यों है, ये टेक्निकल है, वहां अपन को जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो बस। इनका उपयोग बीमारियों में उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। स्वचालित दरवाजे नहीं, आप कहीं बढ़िया कभी 3 स्टार 5 स्टार होटल में गए हो, खैर अपन लोग तो ढाबे पर खाने वाले आदमी हैं, तो कहाँ 3 स्टार 5 स्टार वाली, लेकिन टीवी में तो देख ही सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं ना। तो कैसे, जब जैसे आप जाते हैं तो वो गेट अपने आप खुल जाता है ना, सेंसर्स लगे हुए होते हैं वहां, तो वो भी उसी चीज का यूज करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का। मतलब बेसिकली होता क्या है कि पराश्रव्य तरंग आपके वो रिलीज करते हैं और वो टकरा के क्या होती है, वापस होती है। तो उनका एक डिस्टेंस है, वो सेंसर में लगा हुआ है कि भाई साहब अगर जैसे ही 5 मीटर से टकरा के वापस आए वैसे ही गेट खुल जाना। तो वो मतलब मैकेनिकल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको आजकल बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चारों ही सही हैं। और क्या पूछा है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो भाई साहब सब सही हैं, 1 2 भी सही है, 3 4 भी सही है, सब सही है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सभी सही है। अगला सवाल देखते हैं। पराश्रव्य ध्वनियां वे हैं जिनकी आवृत्ति होती है, मैंने अभी आपको बता दिया। अपश्रव्य होगी कौन सी, जिसका अपश्रव्य कौन सी होगी, जो 20 हर्ट्ज से कम होगी, और पराश्रव्य कौन सी होगी, जो 20,000 से ज्यादा होगी, और 20 से 20,000 वाली कौन सी होती है, श्रव्य होती है ना। तो आपको याद रखना है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना। बता दिया, परा मतलब एक्स्ट्रा, उसके बाद, किसके बाद, जो श्रव्य की सीमा है 20 से 20,000। अपश्रव्य मतलब अरे ये तो छोटी चीज है कोई, अपश्रव्य तो वो कम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 21 का सही आंसर होगा कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी है, इतनी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या होती है, तो देखो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस, मतलब ऐसी पराश्रव्य ध्वनि का क्या यूज है, ये ध्वनि जाती है और जो भी सामने कुछ भी आएगा ना उससे टकरा के वापस आ जाएगी, तो आपको पता चल जाता है सामने कुछ है। ये चमगादड़ है, चमगादड़ भी यही यूज करती है कि वो टकरा के वापस आ जाती है, तो वो हमें जो है मतलब क्या करते हैं, उसको फील हो जाता है कि सामने कुछ है तो पलट जाएगी। जैसे चमगादड़ चिपक जाती है, मतलब मैंने अपने जीवन में नहीं देखी चमगादड़ चिपकी हुई किसी के, आएगी आपके पास तक आएगी लेकिन लौट जाएगी वहीं से, ऐसे करके घूम के चली जाती है ना चमगादड़, तो वो उसका पराश्रव्य ध्वनि वाला चक्कर है, ठीक है। खैर चलो, तो एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है वो क्या, सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी क्या होती है, जो नवजात शिशु होते हैं गर्भ में, शिशु का वो सिस्टम देखने के लिए सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है, तो उसमें यूज होती है, सोनोग्राफी में यूज होती है। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो एक जैव पद्धति है। चलो, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का यूज होता है, तो वो जो तरंगों का यूज होगा वो भी वही पराश्रव्य तरंग है, ठीक है। अब इसमें पराश्रव्य न देके क्या दे रखा है, पराध्वनि दे रखा है, तो बात वही है, परावैगनी किरण भेज दोगे भाई साहब क्या चाहते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 23 का भी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं 24वां। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं, इसका कारण है क्यों, उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं। वाह, आंखों के तारे बड़े होंगे तो रात में क्या करेंगे, आंखों के तारे बड़े, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो पराध्वनि तरंग क्या करती है, टकराती है किसी भी, कोई भी जो सामने ऑब्जेक्ट आएगा और वापस आती है, पता चल जाता है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ है। ट्रेनों में बात चल रही थी बीच में, वो नेत्र करके एक कॉन्सेप्ट आया था उसको लगाने की, कि भाई वहां भी इंजन में लगा देंगे तो अगर सामने जैसे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब अगर एक्सीडेंटल वाली कंडीशन आएगी तो ट्रेन क्या होगी, ऑटो रुक जाएगी, लेकिन अभी तक वो यूज में नहीं आ पाया है। कुछ उसके क्या होंगे उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, खैर तो उसका रीजन क्या हो जाएगा 24 का, वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे चमगादड़ वाला कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति में कंपन करता है, तो हृदय की जो कंपन होती है आपने कभी सुनी है क्या, किसी के दिल पे ऐसे कान रख के सुनो तब सुनाई आएगी। सर क्या कह दिया आपने, ठीक है। खैर चलो, तुमने नहीं सुनी होगी, है ना, मतलब मैंने भी उतना नहीं सुना है। तो हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, हाँ, है ना, बहुत हल्के वो साउंड होती है दिल के धड़कने की, कभी आप सुनना उसको, मतलब कान लगा के सुनोगे ना तभी समझ में आएगा। खैर चलो, ध्वनि की गति गैस में तो पहला तो सही है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है ना,
सर आप बता रहे थे गैस में तो सबसे कम होती है, तो ये तो गलत हो गया। मतलब सबसे ज्यादा ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर गैस में होगी, ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। मैक नंबर क्या होते हैं, मतलब जैसे कोई चीज अगर ध्वनि की चाल से चल रही है, 330 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उससे एक मैक की स्पीड हो गई, मान लो वो उससे जितने गुना ज्यादा हो गई तो उसको ही उतने मैक। प्राय जो हमारे रॉकेट वगैरह होते हैं ना, सबसोनिक सुपरसोनिक, वो सब इसी सिस्टम से चलते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हाँ सर, पराश्रव्य है तो वो 20 से 20,000 एक हमारी रेंज है ना जिसको मनुष्य सुन सकता है, तो 20,000 से ज्यादा है तो पराश्रव्य, मतलब उसके बाद वाली, पर वाली, उससे पर वाली, ठीक है। और अपश्रव्य है मतलब उससे कम वाली, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब 1 3 4 है कहीं ऑप्शन, 2 2 वाले हटाओ पहले, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, हम रुकेंगे। 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला सवाल देखते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो क्या होता है, दिल की धड़कन जो होती है डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं ना, डॉक्टर कान में वो एक मतलब आपके यहाँ पे लगाएगा, है ना, यहाँ लगा के चेक करेगा कान में, प्राय डॉक्टरों के गले में लटका रहता है, मतलब वो ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर्स की एक पहचान है स्टेथोस्कोप। खैर, तो स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके द्वारा, तो ध्वनि का परावर्तन जो होता है, ध्वनि का परावर्तन जो होता है उसके द्वारा पहुंचती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें और कोई मतलब बहु परावर्तन द्वारा उसमें परावर्तन होता है तो वो उसके कान तक, क्योंकि अब वो वैसे नॉर्मली तो सुन नहीं पाएगा इस वजह से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। हाँ, तो जो पराध्वनिक जेट होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उड़ते समय क्या करते हैं, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को यूज में ले लेते हैं और अपने पीछे क्या करते हैं, दहन के पश्चात एक आपने देखा होगा ना, कभी कभी व्हाइट व्हाइट लाइन छोड़ते हुए चलते हैं, तो जेट होते हैं, तो व्हाइट व्हाइट लाइन जब छोड़ते हुए चलते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कुछ प्रदूषक होते हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचा देते हैं, है ना, ओजोन को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जो पराध्वनिक जेट है ना, इनकी उड़ान की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो जाती है, तो हवा में प्रदूषण होगा, वहां हवा का तो कोई मतलब नहीं है, आग का रोग इतनी ऊपर से कहां आग का रोग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ओजोन लेयर में बाधा उसके कारण आती है, मतलब ओजोन लेयर उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है ना, ओजोन लेयर में डिस्टर्बेंस होता है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। समुद्र के तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में, ठीक है, मतलब जो उस पर चल रहा है इसकी तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी ना, ऊपर वाले की तो क्या होगी, ऊपर वाले की कम होगी चाल, ऊपर वाला जो है उसकी चाल कम होगी। क्यों कम होगी, ध्वनि की चाल ताप के बढ़ने पे भी बढ़ जाती है। अब देखो कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल, यूपीएससी का होगा, हाँ कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मतलब वो कह रहा है 15 किलोमीटर ऊपर चले गए और हम जान रहे हैं कि क्योंकि क्षोभ मंडल है 15 किलोमीटर तक, और क्षोभ मंडल में ऊपर जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो 15 किलोमीटर पे तो बहुत टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, और एक चल रहा है बिल्कुल समुद्र के तल पे, तो ध्वनि की चाल जो होती है ना वो ताप के बढ़ने पे भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर एक गैस गर्म गैस है और एक गैस ठंडी गैस है तो ध्वनि की चाल गर्म में बढ़ जाएगी। उसका भी रीजन है, उसका रीजन क्या है, गर्म होने पर गैस फैल जाती है, ध्वनि को ज्यादा स्पेस मिलेगा, ध्वनि चाल तेज हो जाएगी, मतलब नॉर्मली आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, मतलब उल्टा है, वो ज्यादा नहीं होगी, ये वाली ज्यादा होगी, समुद्र तल वाली, ना कि ये वाली, ठीक है। चलो कारण देखते हैं। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर नहीं होगा, ये निर्भर होगा, है ना, निर्भर करती है, तो निर्भर करती है जी। क्यों, मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ेगा वायु फैल जाएगी, ये तो आपको कई बार बता चुका हूं मैं कॉन्सेप्ट, है ना, नहीं समझ में आया तो एनसीईआरटी वाली क्लास में जाकर देखना, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, फैल जाएगी, वो फैल जाएगी तो फैल के हल्की हो जाती है ना, ताप के कारण, तो ये सही है, मतलब कथन गलत है किंतु कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन गलत है परंतु कारण सही है। अगला देखते हैं। अब ये डेसिबल इतनी बार पूछा गया है, डेसिबल किसके मापने की इकाई है, ध्वनि किस में मापा जाता है, लौट फिर के घूम फिर के वही सवाल,
तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता या वातावरण में ध्वनि, मतलब डेसिबल जहां देख लो वहां उसको ध्वनि से कनेक्ट कर लो। खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, है ना, वायु में कण, कुछ नहीं। ध्वनि डेसिबल क्या नापेगा? ध्वनि नापेगा या ध्वनि की तीव्रता नापेगा। अगला सवाल देखते हैं, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो डेसिबल क्या नापेगा? डेसिबल क्या नापेगा? डेसिबल नापेगा आपका ध्वनि की तीव्रता। बाकी प्रकाश की तीव्रता के लिए लक्स मीटर यूज करते हैं। मैंने आपको जब वो पढ़ाए थे सबसे पहले चैप्टर में तो आपको बताया था लक्स क्या होता है। लक्स ऐड नहीं आता उसका, वो अभिनेत्री नहाते हुए आपको दिखेगी बाथ टब में बैठी हुई, तो उससे क्या होगा? लक्स से कि बढ़ाएं खूबसूरती, तो चमकदार दिखती है ना। तो चमक किससे बढ़ती है? प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की चमक भी कह सकते हैं कहीं, तो उसका मात्रक लक्स मीटर होता है। भूमि में भूकंप का कांतिमान नापने के लिए देख रहे हो, कांतिमान, है ना, तो भूकंप की तीव्रता के नाप अपने मर्केली स्केल या रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी? तो भाई साहब जो बातचीत, सामान्य बातचीत होती है ना, वो 25 से 30 से 40 के बीच में होगी, है ना। जो सामान्य बातचीत होगी 30 से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये 30 डेसिबल ध्वनि के आसपास होगी, ठीक है। मतलब 20 से 20,000 तो सुन पाते हैं, 20 से नीचे की तो सुन ही नहीं पाएंगे। जब 20 से नीचे की ध्वनि सुनी नहीं पाएंगे तो बातचीत क्या खाक करोगे? लगभग 30 डेसिबल, और ये 100 डेसिबल पे तो शोर वाली ध्वनि है। मैं यहाँ के क्या आने लगूं खूब जोर जोर से, ओ सलमान खान की तरह, है ना, तो वो 100 डेसिबल वाली ध्वनि हो जाएगी। खैर चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 31 का। अगला सवाल देखते हैं, 100 डेसिबल का रव या शोर होगा, ये नॉइस की प्रबलता स्तर संगत होगा, है ना। तो क्या होगा वो? 100 वाली आवाज होगी वो क्या होगी? वो बहुत तेज होगी, मतलब शोर ध्वनि कारखाने वाली जैसे, है ना। तो सुनाई देने भर वाली आवाज से सुनाई वाली तो जी 20 डेसिबल होती है। कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो गलत हो गया। सामान्य वार्तालाप से 30 डेसिबल होती है, ये भी गलत हो गया। शोर शराबे वाली गली की आवाज से ये 70 से 80 डेसिबल होगा, है ना। मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, दो आंटियां आपस में झगड़ जाएं तो वो जो आवाज होगी वो 70 से 80 डेसिबल वाली होगी। दो आंटियों का झगड़ा देखा है कभी? नहीं, मतलब दो मनुष्यों का भी हो सकता है। सर आप तो मतलब फेमिनिज्म वाले मुझे घेरने आ जाएंगे, सर आप तो मतलब, तो नहीं, दो अंकल का झगड़ा भी देख सकते हो आप, ठीक है। बाकी यंत्र कारखाने से जो शोर होता है वो 100 डेसिबल होगा, ठीक है। यंत्र कारखाने में आप कभी गए हो? कारखाने में किसी दूं आए पट दूं की आवाज आती रहती है, कुछ ना कुछ मशीन वाली, तो वो 100 डेसिबल होगा। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर होता है? तो वृक्ष के पत्ते जो सरसराहट करते हैं ना, जैसे कभी आपने सुना हो शांति से बैठे हो कहीं पार्क में किसी के साथ, या अकेले बैठ सकते हो, तो वहां क्या होती है, जब पत्ते सन 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 करते हैं, हवा तेज चलती है तो हमें सुनाई आती है। मतलब वो मिनिमम स्तर है जो हम सुन पा रहे हैं, है ना। तो इसको 20 डेसिबल मान लेते हैं। आपको याद रखना है, पत्ते की सनसनाहट वाली जो आवाज होती है वो 20 डेसिबल होती है। क्यों? क्योंकि हमारे कानों तक आवाज आती है, पत्ते सनसनाते हुए हमने खूब सुने हैं। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो WHO मानता है कि 45 डेसिबल का जो स्तर है ना ध्वनि का, वो एक आदमी के कानों के लिए सुरक्षित है। उसके ऊपर अगर है तो वो ध्वनि प्रदूषण है ना। तो इसका आंसर होगा 45 डेसिबल। इसको आप याद रखेंगे, ये सवाल कई बार पूछा गया है, मतलब और जैसे एक दिवसीय परीक्षाओं में तो बहुत पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित सूची को सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। WHO की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है। अब देखो, जरूरी ना है कि हमको पता ही हो, है ना। हम देखो इसको ना पता होते हुए, मान लो हमें ये फैक्ट ना पता हो, हम कैसे करेंगे? देखो सबसे कम जो इनमें से डेसिबल होगा, है ना। अब इसमें देखो सबसे कम कहां होगा? आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। जो शांत क्षेत्र होगा ना उसका सबसे कम डेसिबल देखो, मतलब शांत क्षेत्र 50 डेसिबल होगा इनमें से, मतलब शांत मिनिमम होगा। अब इनमें मिनिमम 50 है तो 50 होगा। तो बी का पहला देखो किसमें है। अब बी का पहला ना तो ए में है ना बी में, सी और डी में है। अब जो सबसे ज्यादा होगा उसको देखो, औद्योगिक है, व्यापारिक है। व्यापारिक क्या हो गया? जैसे बाजार हो गया नॉर्मल। औद्योगिक क्षेत्र क्या हो गया? जहां मशीन वसीन लग रही बढ़िया। तो अभी हम देख रहे थे मशीन वसीन वाला सबसे ज्यादा था, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन सा है? तो 70 है, मतलब सी का चौथा होना चाहिए, है ना। तो बी का पहला हो और सी का चौथा हो। देखो बी का पहला और सी का चौथा किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। बाकी और देख लो कि जो व्यापारिक क्षेत्र होगा वो आवासीय क्षेत्र से तो ज्यादा ही होगा, तो इसके बाद ज्यादा कौन सा बचता है? 65, यानी डी का क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए। और शांत के बाद आवासीय होगा, 50 के बाद 55 होगा, ए का दूसरा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो जरूरी नहीं है ये सवाल का आंसर हमें पता हो, ये फैक्ट हमें पता हो, लेकिन कॉमन सेंस से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं।
खैर, अगला सवाल देखते हैं, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है? तो मनुष्य जो शोर सह सकता है ना, जैसे 45 तो WHO का माना गया कि भाई साहब इसके बाद नहीं, इसके बाद हम ध्वनि प्रदूषण मानेंगे, लेकिन फिर भी हमारे कान कहाँ है, वो कह रहे हैं अरे अभी तो मैं और झेल सकता हूं। बोले कितना झेल सकते हो? अधिकतम 85 तक झेल सकते हो। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम 85 तक वो झेल सकता है। अगला सवाल देखते हैं, किस स्तर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक प्रदूषक होती है? तो वही, अब इसमें 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 30 तो नॉर्मल है भाई, 50 तक मानते हैं हम नॉर्मल है, 45 से 50 नॉर्मल है, तो वही 80 से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा हानिकारक हो जाएगी हमारे लिए 80 से ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? फिर वही घुमा फिरा के सवाल, ध्वनि का प्रदूषण किससे नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता किससे नाप रहे हैं, डेसिबल क्या होता है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डेसिबल। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो अब देखो, मानक ध्वनि स्तर इनमें सबसे कम वाला ही होगा, इनमें से सबसे कम वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि मानक जो माफ कीजिए, मानक जो ध्वनि स्तर है वो वर्ल्ड बैंक के जो WHO है हमारा, उसके हिसाब से कितना था? उसके हिसाब से 45 है, उसके हिसाब से 45 है। तो 45 के आसपास या 45 से हल्का से ज्यादा इसमें कौन सा है? वो है आपका 60। अब सर मैं तो नहीं लगाऊंगा, मैं 45 था ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत था, तो मैंने आंसर ही नहीं लगाया। अरे भाई क्वेश्चन गलत था, लेकिन उसके आसपास का आंसर देखना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस हिसाब से क्वेश्चन गलत था सर, 45 आपने बताया, मैं भी पढ़ के गया था एक किताब में से 45, फिर मैंने लगाया ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किससे नापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो नापी जाएगी, ध्वनि कोई कितनी प्रबल है, अभी हम पीछे भी देख के आ रहे थे, क्या देख के आ रहे थे कि जो ध्वनि की प्रबलता थी वो किससे नाप रहे थे? तो आवृत्ति या आयाम होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आयाम होगा, जहां तक मैं हूं, ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किससे नापेंगे? तो ध्वनि की प्रबलता हम आयाम से मापते हैं। ठीक है, आयाम से मापते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। अब ये मतलब सवाल ऐसे होने चाहिए कि थोड़े बड़े सवाल हों, एग्जामिनर को भी लिखने में थोड़ा टाइम लगे, बच्चे को भी समझने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, खैर, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज से सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? भाई साहब तुम कभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसका एक कान तो ऐसे पटरी पे रखा है, मान लो ये पटरी हो, लो इसको मान लेते हैं, मान लो ये पटरी है। अब मैंने एक कान तो ऐसे पटरी पे रख लिया, और दूसरा वाला कान क्या है? वो वायुमंडल वाली आवाज सुनना है। तो उधर उसने हथौड़ा मारा तो ध्वनि क्या हुई? एक तो ध्वनि इस्पात में गमन करती हुई मेरे कान पे आई, और एक ध्वनि क्या हुई? वायुमंडल में गमन करते हुए मेरे कान पे आई। और जो इस्पात वाली ध्वनि है, जो लोहे वाली ध्वनि है, वो तेज स्पीड से चल रही, तो वो तो पहले टक बोल गई, और वायुमंडल वाली बाद में टक बोली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसको 2 बार ध्वनि सुनाई देगी, टक टक ऐसे करके सुनाई देगी, है ना? तो उसका रीजन ये है। तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। ये गलत हो गया, सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। ध्वनि तरंगें रेल की पटरियों से परावर्तित होती हैं? नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है ना? तो वो इस्पात वाली पहले आ गई और वायु वाली बाद में आई, तो टक टक 2 बार सुनाई देगी। ठीक है, करके देख सकते हो ऐसे, है ना? 2 दोस्त जाना रेल, लेकिन भाई मत जाना, है ना? चलो खैर, आगे, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देख लेते हैं जी कौन से सही हैं। कथन 1, जब हम ठोस, मतलब ऐसे सवाल करने में मजा आता है जिसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट हो। ऐसा क्या कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, है ना? कितनी दूर बार प्रति ध्वनि सुनाई देगी? 16.5 मीटर। मतलब ये तो याद करने वाले सवाल हो गए। खैर, जब हम कहां चले गए प्रभु? हाँ, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठोस में सबसे ज्यादा है, द्रव में उसके बाद है, गैस में उससे कम है। तो ठोस से गैस में जाओगे, ध्वनि गति कम हो ही जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं, ध्वनि की गति बढ़ जाती है ना भाई। तापमान कम करोगे तो ध्वनि की गति तो क्या होगी? और क्या हो जाएगी? ध्वनि की गति और कम हो जाएगी, ना कि बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो ध्वनि की गति बढ़ेगी। तो कथन 2 गलत हो गया। गलत करो कथन 2 वाले, एक गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, यानी केवल एक ही सही बचा। मिल गया आंसर। फिर भी तीसरा पढ़ लेते हैं। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम होती है। नहीं, एल्यूमिनियम ज्यादा ठोस है, उसमें ज्यादा होगी। धातुओं में ध्वनि की गति प्रायः ज्यादा होती है। तीसरा भी गलत हो गया, तो केवल पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं,
जब एक ध्वनि की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। तो जो आपकी आवृत्ति है ना ध्वनि की, जो ध्वनि की आवृत्ति है वो क्या होगी, वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, जो ध्वनि की आवृत्ति है वो हमेशा क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा अपरिवर्तित रहेगी जो उसकी आवृत्ति है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण होता है? तो केवल क्वालिटी के अंतर के कारण होता है, ध्वनि गुणता के अंतर के कारण होता है ना, मतलब साउंड का उसमें अलग अलग सिस्टम होता है, बाकी तारत्व से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि तारत्व वो हो जाएगा फिर आवृत्ति वाला मैटर हो जाएगा तारतम्य से, और आवृत्ति तो सेम साउंड की सेम होगी, है ना, तो तारत्व जहां भी है वो भी गलत हो जाएगा। प्रबलता से कोई मतलब नहीं है, केवल ध्वनि। पीछे हम पढ़ के आए थे ना, तारत्व की पिच किस पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखा कि क्या चीज सेम रहती है, आवृत्ति, तो आवृत्ति तो सेम रहेगी अगर सेम स्वर है तो, और वो जो होगा ना चेंजिंग, वो ध्वनि गुणता के कारण होगा। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है, तो इसको बस याद सा कर लो कि ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि ग्राम कहलाती है ना। इसको इंग्लिश में भी कुछ स्वप्सिन स्वप्निन ऐसी कुछ बोलते हैं। तो मूलभूत इकाई आप याद रख लो कि छोटी इकाई जैसे वो है, वो क्या है, ध्वनि ग्राम है। अगला सवाल देखते हैं, 3-4 सवाल और रह गए हैं। अनुरणन, यानी अनुरणन क्या होता है, इको होना। ठीक है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां कुछ नहीं होता, साउंड इको होती है ना, इको होती है। दीवारों, छतों तथा धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। हाँ, तो सही है, उसी की वजह से होता है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसका सही वो भी है, ये क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी कारण अनुरणन होता है या इको होता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं, वापस भेज देती हैं ध्वनि को। ठीक है, तो 46वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, में 7 आवृत्तियां होती हैं। भाई साहब ऐसे सवाल ना छोड़ आने चाहिए। अब मतलब स्पेशलाइजेशन पूछा है, हालांकि मतलब मैं अब क्योंकि पढ़ा हुआ है सवाल, 2-3 बार पढ़ रखा है, 2008 में पूछा गया था, तो अब तो सेम अगर रिपीट हो जाएगा तो आंसर दे देंगे। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि सेम रिपीटेशन सवाल, रिपीट वाले सवाल हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, में 7 आवृत्ति होती है, इनमें 7 नहीं होती, 8 होती हैं। सारे गामा पाधा नी सा, फिर टोटल तो 8 होती हैं। स्वरग्राम सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है एवं नी की आवृत्ति 512 है। तो नी की आवृत्ति 512 नहीं होती, नी के बाद सारे गामा पाधा नी सा जो होता है उसकी आवृत्ति 512 होती है। तो ये भी गलत है, तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है। कौन सा सही है, ना तो एक ना दो। मतलब ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल अगर सेम रिपीट हो तो हमें करके आना है, लेकिन इस टाइप के सवाल हो छोड़ दो, उनको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, कायदे में क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रकाश की चाल तीव्रतम है, तो जो कायदे में पिक्चर होनी चाहिए वो हमें पहले सुनाई दे आनी चाहिए, और जो ध्वनि होनी चाहिए, क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की अपेक्षा कम है, तो वो हमें बाद में सुनाई देनी चाहिए। लेकिन पिक्चर में क्या होता है, जो टीवी होता है उसमें सिंक्रोनाइजर लगा होता है, जो दोनों को क्या करता है, मेल मिलाप कर देता है। वरना मतलब मेरे होठ कुछ चल रहे होंगे और साउंड कुछ सुनाई दे रही होगी, तो हो जाता है ना कभी किसी वीडियो में, तो वो अलग रीजन होता है। खैर, तो सिंक्रोनाइजर होता है, तो इसमें क्या होगा, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दूरदर्शन प्रसारण जो होता है, मतलब जो आप टीवी देखते हो दूरदर्शन, उसकी बात है, उसमें जो चित्रों संदेशों का संचरण होता है, मतलब जो आपको इमेज, जैसे मेरी आपको इमेज दिख रही है दूरदर्शन से, मतलब वही हो गया, मेरी इमेज दिख रही, तो वो क्या होती है, वो आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होती है। और जो साउंड का क्या होता है, साउंड का संचारण होता है ना, वो आप याद कर लो, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एफएम होता है। इसे आप याद रखो, एफएम पे खाली साउंड ही तो आता है, पिक्चर थोड़ी ना आती है। एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति, तो वो एफएम, जहां साउंड होगा केवल वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, जहां इमेज होगी, जहां चित्र होगा वो आयाम मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, तो दूरदर्शन वाला क्या हो गया, आयाम मॉड्यूलेशन हो गया। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती है? तो जो श्रव्य, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो श्रव्य होगा वो क्या होगा, श्रव्य जो होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। याद कैसे रख सकता हूं सर, एफएम आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो सुना होगा। तो जो एफएम होता है उसमें क्या होता है, केवल साउंड आती है, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। ठीक है,
तो और जो पिक्चर जो आप मेरी देख पा रहे हो वो किस वजह से है, वो है आयाम मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो चित्र पूछे तो आयाम मॉड्यूलेशन होगा और साउंड पूछे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, आवृत्ति आरोपण होगा। तो श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या हो जाएगी, आवृत्ति आरोपण। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे जो ध्वनि नामक चैप्टर था वो समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम इसके बाद जो भी रहेगा, अगला चैप्टर संभवतः मुझे लगता है वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपको कक्षा कैसी लग रही है बताते चलिएगा, कमेंट के माध्यम से बता जरूर दिया करो। अच्छी लगे तो कहो अच्छी है, खराब लगे तो कहो सर मजा नहीं आया, ताकि मैं अगली क्लास में और अच्छे से कराऊं। ठीक है, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको आनंद आना चाहिए। खैर चलिए, तो आपको आज की कक्षा यहीं खत्म करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी समय कम है अब, है ना, सच में कम है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।